हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है आपके अपने शानदार प्लेटफॉर्म PW पर। गुड इवनिंग, राधे राधे, राम राम जी। आप सभी को बहुत सारा प्यार, बहुत सारी ब्लेसिंग्स। लेकिन इसी प्यार और ब्लेसिंग्स के बीच में आप मुझे ये बताएंगे कि आप सभी स्टूडेंट्स कैसे हैं और आप लोग की पढ़ाई कैसी चल रही है। हाउ आर यू ऑल एंड हाउ आर योर सेशंस गोइंग ऑन। वेरी वेरी गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। अच्छा बच्चों, हमने लास्ट सेशन में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किए थे। वहां तक किसी को कोई डाउट, कोई क्वेरी तो नहीं है? सबको समझ में आ रहा है बढ़िया तरीके से? यस, ग्रेट। तो आज भी हम लोग करने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज। अगेन वही बात है, हम क्वेश्चंस लेंगे, क्वेश्चंस के साथ साथ प्रॉपर डिटेलिंग करेंगे, कॉन्सेप्ट करेंगे, क्योंकि इससे क्या होगा, आपकी डिटेलिंग भी होती जाएगी, आपको कॉन्सेप्ट्स भी समझ में आते जाएंगे, आपके क्वेश्चंस भी होते जाएंगे, साथ ही साथ में आप लोग को कॉन्फिडेंस भी आएगा कि एग्जाम में क्वेश्चंस बनते कैसे हैं। ठीक है, तो हम लोग करने वाले हैं आज भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जिसका आज स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। हाउ मेनी टाइम्स द प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन अमेंडेड सो फार। भारतीय संविधान की उद्देशिका में अब कितनी बार संशोधन किया गया है? यूपीएसआई में पूछा गया क्वेश्चन है ये। 3 बार किया गया है, 5 बार किया गया है, 1 बार किया गया है, या 8 बार संशोधन किया गया है? कितनी बार संशोधन किया है हमने प्रीएम्बल में? अगर आपसे ये पूछते हैं तो आप कहेंगे प्रीएम्बल में केवल 1 बार संशोधन किया गया है। अब अगर ये होता है कि कब किया गया है, कौन सा अमेंडमेंट है, कौन सा ईयर है, और इसमें चेंजेस हुए क्या हैं, आपको ये बताना है। कौन सा अमेंडमेंट है, कौन सा ईयर है, और इसमें चेंजेस हुए क्या हैं, आपको ये बताना है। तो आप कहेंगे केवल 1 बार हुआ है। कौन सा अमेंडमेंट है? 42 नंबर का ये अमेंडमेंट है, जो कि 1976 में आया है, और इसे हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, लघु संविधान के नाम से भी जानते हैं। इसे हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, लघु संविधान के नाम से भी जानते हैं, जिसके तहत 3 शब्दों को जोड़ा गया है। जिसके तहत 3 शब्दों को जोड़ा गया है। सबसे पहली बात, एक शब्द जो जोड़ा था वो तो जोड़ा था सोशलिस्ट, समाजवाद, एक जोड़ा था सेकुलर, धर्मनिरपेक्ष, और एक जोड़ा था इंटीग्रिटी, अखंडता। तो एक जोड़ा गया था समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। ठीक है, पहली बात तो ये है। दूसरी बात, समाजवाद का मतलब क्या होता है? जब हम कभी भी वेलफेयर एंड डेवलपमेंट के बारे में बात करते हैं, जब कभी भी हम विकास और निर्माण के लिए बात करते हैं, तो ये हो जाता है आपका समाजवाद। एक होता है सेकुलर, धर्मनिरपेक्ष, जब सरकार की नज़र में सारे धर्म इक्वल होते हैं, हम किसी भी आधार पे भेदभाव नहीं करते हैं। और इंटीग्रिटी मतलब अ सेंस ऑफ ब्रदरहुड, भाईचारा। देखो, हम लोग एक ही मिट्टी के बने हैं। आप भी उसी मिट्टी के बने हो जिस मिट्टी की मैं बनी हूँ, मैं भी उसी मिट्टी की बनी हूँ जिस मिट्टी के आप बने हो। हम लोग एक ही मदरलैंड के बच्चे हैं, हमारे अंदर एक भाईचारे की भावना है। अगला सवाल, इनमें से कौन सा टर्म यूज किया जाता है? इनमें से कौन सा टर्म यूज किया जाता है प्रीएम्बल में, जहां पे ये मतलब होता है कि हम किसी भी व्यक्ति को स्पेशल प्रिविलेज नहीं देंगे, विशेष अधिकार नहीं देंगे? इसके लिए कौन सा वर्ड यूज किया जाता है? ये भी यूपीएसआई का क्वेश्चन है। समानता वर्ड यूज किया जाता है, फ्रेटर्निटी यूज किया जाता है, लिबर्टी यूज किया जाता है, या सॉवरेनिटी यूज किया जाता है? तो जब हम आपसे एक क्वेश्चन में ही पूछा जा रहा है एग्जाम में कि सबको हम बराबर मानेंगे, किसी को भी हम विशेष पावर्स नहीं देने वाले हैं, तो हम इक्वालिटी में काउंट करते हैं। इक्वालिटी का मतलब होता है हम किसी भी आधार पर डिस्क्रिमिनेट नहीं करते हैं, सबको हम इक्वल लेते हैं। फ्रेटर्निटी का मतलब होता है अ सेंस ऑफ ब्रदरहुड, भाईचारे की भावना होती है। लिबर्टी का मतलब होता है जहां पे हम क्या अगर बात करते हैं ना, जहां पे हम रोक टोक नहीं लगाते, स्वतंत्रता। और हम अगर बात करेंगे अपने प्रस्तावना में 5 तरीके की लिबर्टी देते हैं। कितने तरीके की स्वतंत्रता देते हैं? 5 तरीके की स्वतंत्रता देते हैं। कौन कौन सी देते हैं? थॉट्स की देते हैं, विचार की देते हैं, एक्सप्रेशन की देते हैं, अभिव्यक्त करने की देते हैं, फेथ की देते हैं, विश्वास की देते हैं, बिलीव की देते हैं, भरोसे की देते हैं, और वर्शिप की देते हैं, पूजा पाठ की देते हैं। ठीक है, और वर्शिप की देते हैं, पूजा पाठ की देते हैं। साथ ही साथ में अगर हम बात करेंगे सॉवरेनिटी, सॉवरेनिटी का मतलब होता है जहां पे हम आपसे, ठीक है, सीधे से अगर बात करें तो यहाँ पे ये होता है इंडिपेंडेंट अथॉरिटी, है ना। इंडिपेंडेंट, हमारा भारत इंडिपेंडेंट है, खुद के डिसीजन लेता है, कोई अन्य इंटरफेयर नहीं करता। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? थॉट्स को हिंदी में बोलते हैं सोच, एक्सप्रेशन या विचार बोलते हैं। ठीक है, विचार।
एक्सप्रेशन को बोलते हैं अभिव्यक्त करना, अभिव्यक्त करना, ठीक है। विश्वास, भरोसा और पूजा पाठ। ओके, नाउ अगला सवाल बताइएगा। डैश वॉज एडेड टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन थ्रू द फर्स्ट अमेंडमेंट। प्रथम संशोधन के माध्यम से भारतीय संविधान में क्या चीज जोड़ी गई थी? ये भी यूपीएसआई का क्वेश्चन है। 9 शेड्यूल जोड़ा गया था, 10 शेड्यूल जोड़ा गया था, 7th शेड्यूल जोड़ा गया था या 12th शेड्यूल जोड़ा गया था? साथ ही साथ में बाकी सारे शेड्यूल्स क्या कहते हैं ये भी आप बताएंगे। तो सबसे पहले संशोधन के तहत 9 शेड्यूल जोड़ा गया था। अब अगर आपसे पूछा जाएगा टोटल में कितने संशोधन हो चुके हैं तो आप क्या कहेंगे? सबसे पहला संशोधन कब हुआ था ये बताइए। तो आप कहेंगे सबसे पहला संशोधन 1951 में हुआ था। टोटल में 106 संशोधन हो चुके हैं। दूसरी बात, अगर हम वर्ड करते हैं अमेंडमेंट के बारे में बात करते हैं, अमेंडमेंट के बारे में बात करते हैं, संशोधन के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो आप मुझे ये बताएंगे जो ये संशोधन है ये कौन से पार्ट में होता है, कौन से आर्टिकल में होता है, कौन सी कंट्री से लिया गया है, आपको ये भी बताना है। तो पार्ट पूछा जाएगा, पार्ट 20 है, आर्टिकल 368 है, साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। लेकिन कभी भी हम इसके बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज नहीं कर सकते हैं, मूल ढांचे में बदलाव कभी भी नहीं कर सकते हैं। अब यहाँ पे दिया गया 10th शेड्यूल, वहां पे स्पेस नहीं है तो मैं अगले पेज में आपको लिख के बता देती हूँ। 10th शेड्यूल, शेड्यूल को हिंदी में क्या कहते हैं? अनुसूची कहते हैं। 10th शेड्यूल, शेड्यूल को हिंदी में क्या कहते हैं? अनुसूची कहते हैं, जो कि डील करता है एंटी डिफेक्शन लॉ से डील करता है। एंटी डिफेक्शन लॉ दल बदल कानून से डील करता है। अमेंडमेंट नंबर पूछा जाएगा तो आप कहेंगे 52nd अमेंडमेंट है जो कि 1985 में आया था। 52nd अमेंडमेंट है जो कि 1985 में आया था। साथ ही साथ में याद रखिएगा एक और पूछा गया 7वीं अनुसूची। 7वीं अनुसूची के बारे में पूछा गया है। 7वीं अनुसूची के बारे में पूछा गया है। 7वीं अनुसूची किससे डील करता है? लिस्ट से डील करता है। ये डील करता है, सूची से डील करता है। कितने टाइप की लिस्ट होती है? अगर आपसे ये पूछा गया तो आप क्या कहेंगे? कितने टाइप की लिस्ट होती है? तो आप कहेंगे ये 3 टाइप की लिस्ट होती है। कौन कौन सी लिस्ट होती है? एक तो होती है यूनियन लिस्ट, यूनियन लिस्ट को हिंदी में बोलते हैं संघ सूची। एक होती है स्टेट लिस्ट, स्टेट लिस्ट को हिंदी में बोलते हैं राज्य सूची। और एक होती है कॉन्करेंट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट को हिंदी में बोलते हैं समवर्ती सूची। समवर्ती सूची कौन सी होती है? समवर्ती सूची वो होती है जिसकी जिम्मेदारी यूनियन और स्टेट दोनों मिल के लेते हैं, जिसकी जिम्मेदारी केंद्र और राज्य दोनों मिल के लेते हैं। और पीछे एक ऑप्शन में दिया गया है 12th शेड्यूल, 12वीं अनुसूची। 12वीं अनुसूची डील करती है म्युनिसिपैलिटी से डील करती है, नगर पालिका से डील करती है। म्युनिसिपैलिटी से डील करती है, नगर पालिका से डील करती है, जिसको 74th अमेंडमेंट 1992 में लेके आए थे, लेकिन इफेक्ट में लेके आए 1993 में, लेकिन इफेक्ट में लेके आए 1993 में। अगला क्वेश्चन यूपीएसआई में पूछा गया क्वेश्चन है, नेम द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट दैट मेड चेंजेस टू द टेक्स्ट ऑफ द प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के पाठ में परिवर्तन करने वाला संवैधानिक संशोधन अधिनियम का नाम बताइए। 93rd अमेंडमेंट है या फिर 31st अमेंडमेंट है, 42nd अमेंडमेंट है या 74th अमेंडमेंट है? कौन सा अमेंडमेंट है? रिगार्डिंग वो भी पूछा है जिसके तहत हमने प्रस्तावना में चेंजेस किए हैं, प्रियम्बल में चेंजेस किए हुए हैं। तो प्रियम्बल के चेंजेस अगर हम बात करेंगे 42nd अमेंडमेंट है। अब आपसे यहाँ पे ये भी पूछा जा सकता है किस ईयर में आया था या किस नाम से इसको हम जानते हैं। तो आप कहोगे ये 1976 में आया था। इसे हम लोग लघु संविधान के नाम से भी जानते हैं। लघु संविधान को हिंदी में क्या कहते हैं? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। लघु संविधान के नाम से भी जानते हैं और लघु संविधान को हिंदी में क्या कहते हैं? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी इसको जाना जाता है। साथ ही साथ में अगर हम बात करेंगे तो आप इस बात को भी याद रखेंगे कि जो ये आप लोग का प्रियम्बल है, आखिर ये प्रियम्बल होता क्या है?
प्रियम्बल एक तरीके से हमारे संविधान का संक्षिप्त रूप है, ठीक है, या फिर आप इसको बोल सकते हो हमारे संविधान का क्या है, ये एक इंडेक्स है, या फिर आप इसे बोल सकते हो जो प्रियम्बल है ये एक तरीके से हमारे संविधान की आइडेंटिटी कार्ड है। क्या है ये? आइडेंटिटी कार्ड है, पहचान पत्र है। तो ये सारी बातें हैं हमारे प्रियम्बल के बारे में। प्रियम्बल को हम संविधान की आत्मा के नाम से भी जानते हैं। और ये बात अगर हम बात करेंगे तो ये बात कही गई है किनके द्वारा? पंडित ठाकुर दास भार्गव जी के द्वारा कही गई है, ठीक है। अगला सवाल, व्हाट आर द 3 वर्ड्स एडेड टू द प्रियम्बल बाय द 42nd अमेंडमेंट 1976? 42वां संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा प्रस्तावना में कौन से 3 शब्दों को जोड़ा गया था? सोशलिस्ट सेक्युलर इंटीग्रिटी है, सॉवरेन सेक्युलर रिपब्लिक है, सोशलिस्ट सेक्युलर रिपब्लिक है, या सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है? कौन से 3 वर्ड्स को ऐड किया गया था? तो आप कहेंगे हमने 3 वर्ड्स को ऐड किया था, सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी, समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। तो इन 3 शब्दों को हम लोग ने ऐड किया था। Now, preamble was held to be a part of the Constitution of India in the case of। प्रस्तावना को अगर हम बात करते हैं, प्रस्तावना को हमने इनमें से कौन से केस में पार्ट माना है? संविधान का एक तरीके से हिस्सा माना है। ये आपका संग्राम सिंह वर्सेस इलेक्शन ट्रिब्यूनल केस था, केशवानंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला था, या फिर एक्सप्रेस न्यूज़पेपर प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया था, या भीम सिंह वर्सेस स्टेट था, स्टेट ऑफ हरियाणा था। तो सबसे पहली चीज क्या हुआ था, ध्यान से सुनना। एक केस हुआ था बेरूबरी केस, एक केस हुआ था बेरूबरी केस। इस बेरूबरी केस में यह कहा गया था कि प्रस्तावना हमारे संविधान का भाग नहीं है, मना कर दिया। फिर एक केस हुआ था केशवानंदा भारती केस। केशवानंदा भारती केस में यह बात कही गई कि प्रस्तावना हमारे संविधान का भाग है, प्रस्तावना हमारे संविधान का भाग है। और अगर हम बात करेंगे, ये सुप्रीम कोर्ट ने अपने डिसीजन को ओवररूल किया और उन्होंने कहा कि प्रस्तावना हमारे संविधान का भाग है। फिर एक और केस हुआ LIC ऑफ इंडिया केस 1995, जिसमें यह कहा गया प्रस्तावना हमारे संविधान का इंटीग्रल पार्ट है, मतलब अभिन्न अंग है। इतना महत्वपूर्ण ये पार्ट है कि तुम इसे अलग नहीं कर सकते। अब एक बात समझो, अगर आप कहीं भी बुक लेके जाओगे तो उसकी समरी और इंडेक्स उसके साथ भी जाएगा, ये उसी का पार्ट है, आप उसे अलग नहीं कर सकते हो, ठीक है। ओके, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल बिल्कुल सही है। केशवानंदा भारती केस में ये बात कहा गया था कि प्रस्तावना हमारे संविधान का भाग है, और ये सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय ने इस बात का निर्णय दिया था। अब आपके सामने मैंने एक और नया वर्ड बोल दिया, सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के बारे में भी हम जान लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं? सर्वोच्च न्यायालय के नाम से जानते हैं। सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय के नाम से जानते हैं, जो कि हमारे संविधान के पार्ट 5 में है, भाग 5 में है, आर्टिकल नंबर 124 में है, आर्टिकल संख्या अनुच्छेद संख्या 124 में है। सुप्रीम कोर्ट अगर हम बात करेंगे, हमारी जो न्यायपालिका होती है ना, न्यायपालिका, न्यायपालिका को हिंदी में क्या बोलते हैं? इंग्लिश में क्या बोलते हैं? जुडिशरी। जो अपनी न्यायपालिका होती है ना, जुडिशरी होती है, उसका ये एपेक्स कोर्ट होता है। एपेक्स का मतलब होता है मेन कोर्ट, मुख्य कोर्ट, ठीक है, जो एकदम टॉप लेवल पे है, ठीक है, ये एपेक्स कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1774 में हुई थी, रेगुलेटिंग अधिनियम 1773 के अनुसार, रेगुलेटिंग अधिनियम 1773 के अनुसार। और जब सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी तो एक मुख्य न्यायाधीश थे और 3 जजेस थे। मुख्य न्यायाधीश थे लॉर्ड एलिजा इम्पे, 3 जजेस थे लॉर्ड हाइड, लॉर्ड चेम्बर, लॉर्ड लिमांस्टर। लेकिन अभी के टाइम पे एक मुख्य न्यायाधीश है और 33 जज है, 33 जजेस हैं। अब आपसे ये पूछा जा सकता है कि एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है अभी के टाइम पे? तो अभी के टाइम पे है BR गवाई जी। BR गवाई जी, और BR गवाई जी कौन से नंबर के मुख्य न्यायाधीश हैं? 52nd नंबर के मुख्य न्यायाधीश हैं। तो मैं उम्मीद करती हूं यहां तक आप लोग को क्लियर हो रहा है सभी कुछ, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं।
यूपीएसआई में पूछा गया क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस। भारतीय संविधान का इनमें से कौन सा अनुच्छेद कुछ मामलों में गिरफ्तारी और निरोध के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करता है? आर्टिकल 22, 20, 21 या 19। साथ ही साथ में मुझे आप सारे आर्टिकल्स के बारे में भी बताएंगे, साथ ही साथ में आप मुझे सारे आर्टिकल्स के बारे में भी बताएंगे। प्रिवेंशन ऑफ अरेस्ट एंड डिटेंशन के बारे में अगर हम बात करते हैं तो बिल्कुल सही बात है, दैट्स ऑप्शन नंबर बी, दैट्स आर्टिकल 20। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, दैट इज आर्टिकल 20। दूसरी बात, आर्टिकल 22 क्या कहता है? आर्टिकल 22 डील करता है डिटेंशन से। डिटेंशन को हिंदी में क्या कहते हैं? निरोधक कहते हैं। ये निरोधक कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के होते हैं। एक होता है प्रिवेंटिव डिटेंशन और एक होता है प्यूनिटिव डिटेंशन। प्रिवेंटिव को हिंदी में क्या बोलते हैं? निवारक निरोधक। क्या बोलते हैं? निवारक निरोधक। और प्यूनिटिव को बोलते हैं दंडनात्मक निरोधक। ठीक है, प्रिवेंटिव का मतलब वो भी अपराध हुआ नहीं है, अपराध होने से पहले प्रिवेंट करना। जैसे कोई धमकी दे रहा है कि हम लड़ाई कर लेंगे, झगड़ा कर लेंगे। अनुच्छेद 370 जब हटाना था, कुछ नेता धमकी दे रहे थे कि हमारी लाश के ऊपर से जाना पड़ेगा, पता नहीं क्या क्या बोल रहे थे। सरकार को पता था कि जब अनुच्छेद 370 हटेगा तो ये चीजें हो सकती है। सरकार ने उनको प्रिवेंटिव अरेस्ट किया। प्रिवेंटिव में क्या होता है? या तो आप किसी को नजरबंद कर सकते हो या हाउस अरेस्ट करते हो। नजरबंद करने का मतलब ये नहीं होता आंखों पे पट्टी बांधना। नजरबंद करने का मतलब होता है सोशल मीडिया से कट ऑफ कर देना। और आप किसी भी इंसान को प्रिवेंटिव अरेस्ट, प्रिवेंटिव डिटेंशन उसको 3 महीने तक ही कर सकते हो। अगर आपका 3 महीने में काम नहीं होता है, आप इसे बढ़ाना चाहते हो समय को, तो आप बढ़ा सकते हो। इसके लिए आपको एडवाइजरी बोर्ड की परमिशन लेनी पड़ेगी। और इस एडवाइजरी बोर्ड में कौन होंगे? इस एडवाइजरी बोर्ड में अगर हम बात करेंगे तो हाई कोर्ट के जजेस होंगे। साथ ही साथ में प्यूनिटिव में वर्ड है प्यूनी, मतलब पनिशमेंट। अपराध के बाद अगर कोई अपराध कर ही देगा तो उसके बाद क्या होगा? उसको सजा होगी। अपराध के बाद क्या होगी? उसको सजा होगी। आर्टिकल 21 क्या कहता है? 21 कहता है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, जीवन का अधिकार और निजी स्वतंत्रता। राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के बारे में बात करते हैं। जीवन का अधिकार और निजी स्वतंत्रता के बारे में बात की जाती है। आर्टिकल 19 क्या कहता है? स्वतंत्रता का अधिकार कहता है। क्या कहता है? स्वतंत्रता का अधिकार कहता है राइट टू फ्रीडम कहता है। क्या कहता है? राइट टू फ्रीडम कहता है। इसके अंदर कितने राइट्स आते हैं? इसके अंदर 6 राइट्स आते हैं। आर्टिकल 19 के अंदर कितने राइट्स आते हैं? 6 राइट्स आते हैं। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा आर्टिकल आपका ग्रांट करता है अगेंस्ट डबल जियोपार्डी? डबल जियोपार्डी, डबल जियोपार्डी, डबल जियोपार्डी। एक मिनट। प्रिवेंशन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ अरेस्ट एंड डिटेंशन। ये देखो, मैम ने डिटेंशन एक्सप्लेन किया है लेकिन मुझसे मिसक्लिक हो गया, दैट्स ऑप्शन नंबर ए 22। डिटेंशन में 22 में एक्सप्लेन कर भी रही हूं लेकिन मुझसे मिसक्लिक हो गया। सही ऑप्शन है इसका 22। ठीक है, प्रोटेक्शन ऑफ अरेस्ट एंड डिटेंशन। ठीक है, ओके ना। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा आर्टिकल ग्रांट करता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट डबल जियोपार्डी? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद दोहरी परिसंकट के विरोध सुरक्षा प्रदान करता है? डबल जियोपार्डी। डबल जियोपार्डी मतलब अगर किसी व्यक्ति ने जितनी गलती की है, आप पहली बात उसको उतनी ही सजा दोगे। उसने एक बार गलती की है, आप उसे एक बार ही सजा दोगे, उसे आप बार बार सजा नहीं दे सकते, पहली बात। और ये डबल जियोपार्डी के बारे में आर्टिकल 20 में बात की जाती है। साथ ही साथ में बाकी आर्टिकल्स के बारे में भी आप बताएंगे। बाकी आर्टिकल्स में आता है आर्टिकल 14। इसमें 2 शब्दों का यूज किया गया है। एक तो किया गया है इक्वालिटी बिफोर लॉ, कानून समक्ष समानता। ठीक है, कानून समक्ष समानता, इक्वालिटी बिफोर लॉ। और एक होता है प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, जहां पे हम बोलते हैं कानून प्रति बचाव। दूसरी बात अगर हम बात करते हैं इक्वालिटी बिफोर लॉ, बी से होता है बिफोर, बी से होता है ब्रिटेन। इक्वालिटी बिफोर लॉ कहां से हमने लिया है? ब्रिटेन से लिया हुआ है। जबकि प्रोटेक्शन ऑफ लॉ हमने कहां से लिया है? अमेरिका से लिया हुआ है। आर्टिकल 31 क्या कहता है? आर्टिकल 31 में नेक्स्ट स्लाइड में आपको डिटेल में समझाती हूँ क्योंकि मेरे पास यहाँ स्पेस कम बचेगी। जब तक हम यहाँ पे आर्टिकल 27 लिख देते हैं। आर्टिकल 27 कहता है कि अगर आप किसी भी धर्म का प्रचार करते हो, प्रमोशन करते हो, ठीक है, प्रमोशन करते हो आप किसी भी धर्म का, ठीक है, अगर आप किसी भी धर्म का
प्रचार करते हो तो ये क्या होगा, ये आपका टैक्स फ्री होगा। अगर आप किसी भी धर्म का प्रचार करते हो तो ये क्या होगा, आपका टैक्स फ्री होगा, इस पे कोई भी कर नहीं लगेगा, कोई भी कर नहीं लगेगा। जबकि अगर हम बात करेंगे आर्टिकल 31, आर्टिकल 31 हुआ करता है राइट टू प्रॉपर्टी का, हुआ करता था राइट टू प्रॉपर्टी। राइट टू प्रॉपर्टी को हिंदी में बोलते हैं संपत्ति का अधिकार। राइट टू प्रॉपर्टी को हिंदी में बोलते हैं संपत्ति का अधिकार। पहली बात, पहले ये मौलिक अधिकार हुआ करता था, लेकिन अब ये मौलिक अधिकार से इसको हटा दिया गया है। मौलिक अधिकार से इसको क्या बना दिया गया है, एक लीगल राइट बना दिया गया है, एक कानूनी अधिकार बना दिया गया है। अगर हम बात करेंगे आर्टिकल 31, आर्टिकल 31 को अगर हम बात करेंगे कब हटाया है मौलिक अधिकार से, तो आप कहेंगे 44वां संशोधन 1978 में हटाया है। अब ये कहाँ है, अब ये हमारे संविधान के भाग 20 में है और अनुच्छेद संख्या 300A में है। संविधान के भाग 20, एक मिनट, अमेंडमेंट का आर्टिकल, अमेंडमेंट का पार्ट 20 है। अब ये कहां पे, हमारे संविधान के भाग 12 अनुच्छेद 300A में है। ठीक है, तो अगर आपसे ये पूछा जाएगा कि अगर आपसे ये पूछा जाएगा अमेंडमेंट का कौन सा पार्ट है, अमेंडमेंट का पार्ट 20 होता है, अमेंडमेंट का पार्ट 20 होता है। लेकिन अगर ये पूछा गया कि संपत्ति के अधिकार को अब कहां रखा है, तो आप कहोगे संविधान के भाग 12 अनुच्छेद 300A में है। तीसरी बात, पहले ये कैसा था, पहले ये फंडामेंटल राइट था, पहले ये मौलिक अधिकार था। ठीक है, और जब ये मौलिक अधिकार में इंक्लूडेड था, ठीक है, जब ये मौलिक अधिकार में इंक्लूडेड था तब हमारे मौलिक अधिकार 7 हुआ करते थे। लेकिन जब से इसको हटा दिया गया तो अब कितना हो गया, अब आपके मौलिक अधिकार 6 हो गए। क्यों, क्योंकि अनुच्छेद 31 को हटा दिया गया है। क्या प्रॉपर डिटेलिंग समझ में आ गई, प्रॉपर डिटेलिंग समझ में आई। देखो हम लोग एक क्वेश्चन के कितनी ज्यादा डिटेलिंग करते हैं जिससे कि आपको सारी चीजें समझ में आती चले। एक क्वेश्चन से हम लोग कितनी ज्यादा डिटेलिंग करते हैं जिससे आपको सारी चीजें समझ में आती चले। यहां तक कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, कुछ पूछना है तो जरूर बताइएगा, और मैं उम्मीद करती हूं कि आप लोग को अच्छे से समझ में आया भी होगा। ठीक है, तो इसी के साथ हम लोग अभी के सेशन को फिर यहीं तक रखते हैं। इसके आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट सेशन में। ठीक है, सेम टाइम सेम प्लेटफॉर्म पे। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, स्टे वेरी हैप्पी एंड गॉड ब्लेस यू। बाय बाय, टेक केयर।